बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सबकी सोच। मैं हूं नम्रा तारिक। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। मैं हूं हसैन लियाकत। जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, चाहे वो अपने नाश्ते की टेबल पे हों या फिर बेड पे अंगड़ाइयाँ लेते या फिर जलसे के मैदान से बाहर निकल रहे हों, जिम्स में हूँ, दफातर में हूँ, सबको खुश आमदीद। और इस वक्त आप देख रहे हैं सुबह की सोच। और सुबह की सोच का आगाज़ करने से पहले ना कभी कभार अच्छी बातें भी कर लेनी चाहिए। और मैं भी जब आया तो मुझे मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक के ऑनर हैं, उनकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगी। उन्होंने कहा कि हमें अपने लड़कों को टीच करना चाहिए कि ये जो गाड़ियाँ हैं ना, बच्चे जो हैं, मतलब छोटे बच्चे होते हैं, कि ये जो गाड़ियाँ हैं ये स्टेटस सिंबल नहीं है। और ना ही एग्जैक्टली और ना ही पैदल चलना कोई पॉवर्टी की निशानी है, कि गुर्बत की निशानी है कि आप पैदल चलते हैं। तो ये हमें पाकिस्तान में ना इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम बिल्कुल सफ़र नहीं करते। हर शख्स ने अपनी गाड़ियाँ रखी अगर मजबूरी होगी उसके बावजूद नहीं करेंगे, सिर्फ ये स्टेटस की वजह से ही, स्टेटस की वजह से ही। बहुत खूबसूरत बात उन्होंने की और वाकई मैं भी एग्री करती हूँ इस पर, क्योंकि हम अपनी भी अगर मिसाल लें तो हम लोगों के जहन में भी 500 चीज़ें चल रही होती हैं कि भाई कोई हमने अगर इस ब्रांड का कपड़ा ना पहना या अगर इस ब्रांड का बैग ना उठाया तो कोई हमारे बारे में क्या सोचेगा कि भाई इसको तो पता ही नहीं है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फरोग मिल रहा है, बल्कि अब तो पहले तो फिर कुछ कम था, लेकिन अभी ये बात बढ़ती जा रही है। सो बिल्कुल। और मैं आपको इसमें एक और बात ऐड करता चलूँ कि आप जितनी भी दुनिया में जाते हैं ना, वेस्टर्न दुनिया में आप जाएं तो आप सुबह अगर ऑफिस के लिए निकलते हैं, अगर आप खाली गाड़ी चला रहे हो, आपके साथ एक दो लोग नहीं बैठे हुए, आपको एक बहुत बड़ा चालान होता है। तो आपने अगर गाड़ी ऑफिस में लेके जानी है तो आपने 2-3 लोग अपने मोहल्ले से, अपने गली से, अपने शहर से उनको ढूंढना है और उनको अपनी गाड़ी में बैठा के हमारे यहाँ तो अगर कोई आपका कलीग आपके आमने सामने अगर गलती से आ जाता है तो आप यू टर्न लेके दूसरी साइड से होकर निकल जाते हैं। अच्छा, मैंने एक और तहकीक पढ़ी कि पाकिस्तान में इस तरह आईफोन बहुत बड़ा सिंबल है, स्टेटस सिंबल है, पूरी दुनिया में है। ये तो हमने उस दिन भी प्रोग्राम में जिक्र भी किया था कि और एक तहकीक ऐसी है लिब्रा कि आईफोन रखने वाले ज्यादातर लोग गरीब होते हैं। हाँ, और पाकिस्तान में तो ये भी है कि ज्यादातर लोगों के पास नॉन PTA आईफोन होता है, मतलब उसके पैसे वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि वो जैसे दिखावे में आके और सबके साथ एक जो रवायत चली हुई है कि जिसके पास आईफोन है तो उन्होंने रखा हुआ आईफोन ही होता है। बहरहाल जी, और बाकी सुनाए कैसा गुजरा आपका वीकेंड? तो अच्छा गुजरा, बड़ा मसरूफ गुजरा है, क्योंकि कुछ जलसे पे गए थे आप? नहीं, जलसे नहीं थे, हमारे अपने इवेंट्स थे, तो इस वजह से आजकल वीकेंड जलसे की क्या कोई खबरें मिली आपको? क्या जलसा जो है वो आगे जाके नाज़रीन में प्रोग्राम में डिटेल से बात भी करेंगे। जलसा जो है वो जब जलसे की वक्त आएगा तो तब डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, चले फिर वो जब वक्त आएगा तो हम उस पर बात करेंगे मेरे ख्याल में। फिर पहले हम लोग कुछ शॉर्ट स्टोरीज हमारे पास वो स्टार्ट कर लेते हैं। 5 साल में 1.3% पाकिस्तानी वतन छोड़ चुके हैं। और वजारत ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने ये इंकशाफ किया है कि साल 2019 से अगस्त 2024 तक 32,75,000 पाकिस्तानियों को बैरून मुल्क भेजा गया। सेनेट इजलास के दौरान वजारत ओवरसीज की जानिब से ये भी कहा गया है कि मेज़बान ममालिक के मुतालिबा पर जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको बैरून मुल्क भेजा जाता है। और अगर हम लोग अक्सर प्रोग्राम में मैंने पहले भी कई बार ये बात कही कि अगर आप पाकिस्तानियों को चांस दें, इस वक्त जो हमारी आबादी है लेट्स से 25 करोड़ है, उसमें से अगर आप उनको चांस दे देते हैं तो ज़्यादातर आबादी आपको वो दिखाई देगी जो खुशी खुशी बैरून मुल्क इस वक्त जाना चाहते हैं, क्योंकि जो इस मुल्क के हालात कर दिए गए। लेकिन हिम्मत नहीं हारनी जी, पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं। नहीं, हम नहीं चलते। मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं अपने मुल्क में ही रहना पसंद। पासपोर्ट बना हुआ आपका? यस, ठीक है। पासपोर्ट पर टीम का बना हुआ है जी? पूछ लें टीम से फिर। टीम का नहीं बना है। पासपोर्ट बनाते हैं जल्दी से चलते हैं यार, पाकिस्तान में हालात वैसे भी खराब है, पता नहीं कल के क्या हालात होंगे। पाकिस्तान के हमेशा से खराब हालात हर जगह पे ही होते हैं। ऐसे नहीं है कि अगर आप कहीं बाहर चले जाएंगे तो वहाँ पे बहुत ही कोई स्मूथ लाइफ आपकी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो अपने मुल्क को ऑन करें, अपने मसाइल को ऑन करें, उनके हल की तरफ जाएं। अच्छा, ये जो स्टोरी आपने डिस्कस की, ये तो सेनेट इजलास के जो आदाद व शुमार थे, तकरीबन 32 लाख आपने बताया, लेकिन जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन 19 लाख लोग हर साल की बुनियाद पे इस मुल्क को छोड़ रहे हैं। तो उस हिसाब से लगाएं तो तकरीबन अच्छा, अभी आप अपने आसपास के सर्कल में देख लेना हसनैन कि आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनमें ज्यादातर लोग इस वक्त कोशिश कर रहे हैं, उनका प्रोसेस चल रहा है कि भाई मैं जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं US के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो हमारे अपने दोस्त वगैरह सब जानने वाले कोशिश कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और मेरे लिए मुश्किल ये भी है कि मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वहां पे जाके सिर्फ वापस आना है, क्योंकि आधी फैमिली जब आपकी बाहर हो, फैमिली में सिर्फ अकेला
पाकिस्तान में हो, तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में संभालनी पड़ती हैं। तो पाकिस्तान से हमें तो ज़्यादा मोहब्बत है। और अगली स्टोरी की जानिब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये अच्छी स्टोरी है, शायद अगर इस पे इक़दामात हो जाएं। अखराजात कम करने की तदबीर के तहत वफाकी हुकूमत ने कुछ अखराजात पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। अल्लाह करे कि मेरी ये ज़ुबान मुबारक हो, ये खबर मुबारक हो। और जिन चीज़ों पे पाबंदी लगाई गई है उसमें है नई गाड़ियाँ आप बैरून मुल्क से नहीं खरीद सकते। फिर मशीनरी की ख़रीदारी है, जो कि हैवी मशीनरी थी, वो भी आप बैरून मुल्क से नहीं खरीद सकते। और बहुत सारे जो अफसरान थे, सियासतदान थे, जो बाहर जाते थे और अपना इलाज करवाते थे, हुकूमत पाकिस्तान ने उसको भी ख़त्म कर दिया और इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। और ये बयान किया गया कि फैसला हुकूमत के सख्त वफाकी बजट और तवानाई की कीमतों में इजाफे के तनाजुर में किया गया। और हुकूमत IMF के $7 अरब के इक्तिसादी बेल आउट की दरख्वास्त कर रही है। इस वजह से इस तरह के फैसले हुकूमत कर रही है। लेकिन ये फैसले सिर्फ IMF को दिखाने के लिए ना हो, इन पे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो डेफिनेटली हम एक राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। बेशक जी, ऐसा ही है। अच्छा, एक और बात भी है कि हुकूमत जो हमारी है वो इस वक्त दोहरे कर्ज के जाल में फंस चुकी है। आपको पता है बात। जुलाई में मुल्क का मजमूई जो कर्जा है वो 689 खरब और 10 अरब रुपए से बढ़कर 696 खरब रुपए जो है वो हो गया। और इसमें एक माह के दौरान 690 अरब का इजाफा हुआ। मजमूई कर्ज की अगर बात करें तो वो 78 खरब 27 अरब रुपए इजाफे के बाद 696 खरब 4 अरब रुपए हो गया, जो कि जुलाई 2023 की अगर बात की जाए तो वो 617 खरब 77 अरब रुपए था। तो हुकूमत ने जो माली साल है 2025 में 93 खरब रुपए कर्ज लेने का तखमीना लगाया ताकि अपने मौजूदा अखराजात को पूरा किया जा सके, जो एक्सपेंडिचर्स हैं गवर्नमेंट के वो पूरे किए जा सकें और जो पैसे की कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हम यूं ऊपर की तरफ गए। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती निम्रा, जैसे आपने कर्ज की बात की, मैंने अखराजात की बात की, जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट को भी वो करती है, ब्लेम करती है कि पिछली गवर्नमेंट की वजह से ये काम हुआ, पिछली गवर्नमेंट इतने कर्जे ले लिए। हालांकि एक महीने में अगर आप 76 खरब रुपए इजाफी लेंगे तो आपने वो वापसी भी करनी है। और अक्सर हम यहाँ पे जिक्र करते रहते हैं इजाफी गर्दशी कर्जों का, और जो गर्दशी कर्जे हैं वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं। और कल भी आपने देखा होगा कि मैंने अपने प्रोग्राम में यही डिस्कस किया था कि किस तरह से आप देखिए कि आपके जो डेट स्ट्रक्चरिंग है, IMF भी इसके ऊपर बिल्कुल अपनी आंखों पे पट्टी बांधे हुए और पाकिस्तानी भी अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांधे हुए कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम नहीं होता। हम जाके मेहनत करते हैं, हाँ जी आप हमारे दोस्त हैं, आपका चाइना से ताल्लुक है, आप हमारा कर्जा रोल ओवर कर दें, 3 साल बाद हम देंगे। आप सऊदीया से हैं, आप हमारा कर्जा रोल ओवर कर दें, 4 साल बाद देंगे। और ये कर्ज बढ़ता ही चला जाएगा और जो अपने हम मकासद अचीव करना चाहते हैं वो नहीं अचीव कर सकते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और जो आप बात कर रहे थे ना कि हुकूमतें जब भी आती हैं तो वो दूसरी हुकूमत को ब्लेम करती हैं, हालांकि जब वो हुकूमत बना रहे होते हैं, जब किसी इलेक्शन वगैरह के फेज में हम होते हैं तो उस टाइम वो कहते हैं कि जो जो मसाइल इनकी वजह से हुए हम उनको हल करेंगे, इसलिए हमें आप वोट करें। और जब वो हुकूमत बन के हुकूमत में आ जाते हैं तो उस टाइम कहते हैं कि ये मसला इसलिए क्योंकि पिछली हुकूमत ने ये किया, तो ये पिछली हुकूमत का मसला चल रहा है। भाई आप कह के यही आए थे कि आपने इस मसले को खत्म करना है, हमें पहले से पता था कि ये मसला है। इसमें ना एक और बड़ा फैक्टर होता है, पिछली गवर्नमेंट जब थी तो डॉलर का रेट बहुत कम था। अब ये गवर्नमेंट आई तो डॉलर ने 300 को भी टच किया। तो जितना 1 रुपया डॉलर अगर इधर से ऊपर होगा तो हमारा अरबों रुपए कर्ज बढ़ जाता है। और ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है क्योंकि हमने देखा है कि 2012-13 में डॉलर 66 रुपए का था, अब वही डॉलर 297 रुपए, 97 या 75 या 80 पे होता है। तो उससे भी हमारे कर्जे बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। दैट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर मी, यू एंड ऑल द ऑडियंस जो कि हमें देख रही है। अच्छा जी आगे बढ़ते हैं, अगली स्टोरी भारत से है। भारत की बहुत सारी स्टोरीज हम आपको बताते हैं और वहाँ की जो इंतहा पसंदी है उसके हवाले से बताते हैं, क्योंकि भारत कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन वहाँ पे मुसलमानों का जीना आज भी हराम है। भारत में इंतहा पसंदी की एक और नई मिसाल हमारे सामने आई। एक 7 साला तालिब इल्म, एक 7 साला तालिब इल्म जिसका सिर्फ कसूर ये था कि वो मुस्लिम था और ये भारतीय शहर अमरवा के एक मुमताज़ स्कूल में, बड़ा नामी ग्रामी स्कूल था, उसमें ये पढ़ता था और उसके प्रिंसिपल ने उसको स्कूल से निकाल दिया। और वजह जान के आप हैरान होंगे कि उसने सिर्फ अपने लंच बॉक्स में बिरयानी लाई थी जिसमें एक चिकन मौजूद था। और क्योंकि इंडिया में अगर बात की जाए तो गोश्त के इस्तेमाल को, मेरा ख्याल है बीफ था, यस चिकन नहीं था, गोश्त का इस्तेमाल था। और क्योंकि वो जो आपके है ना गाय, उनको माता जी कहते हैं, तो गाय का गोश्त वो लेके स्कूल पहुंच गया और उसको स्कूल से निकाल दिया गया। और इस तरह की खबरें जब भारत से आती हैं, खाते हैं बीफ बिरयानी, लेकिन स्कूल में वो क्योंकि सामने था ना, बच्चे को स्कूल से निकाल दिया क्योंकि बेचारा बीफ बिरयानी खाने लगा था। तो खैर ये भारत की स्टोरी हो गई। अच्छा फिर चाइना चलते हैं जी।
चाइना भी हमारे पड़ोस में है, चीन की एक नई कंपनी है जी, उन्होंने एक नई छुट्टी की पॉलिसी इसको ये कह सकते हैं कि एक नई छुट्टी मुतारिफ हो चुकी है। हाँ, नई छुट्टी का अंदाज या नई छुट्टी की पॉलिसी मुतारिफ करवा दी गई। उसे उदास छुट्टी कहा जाता है। मेरे ख्याल में मुझे इस छुट्टी की बहुत शदीद जरूरत है, बहुत उदास जो होती है। आज तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है, जो मुलाजमीन को इस सूरत में छुट्टी लेने की इजाजत देती है जब वो खुद को उदास महसूस करें। और इस पॉलिसी का मकसद जहनी सेहत, मेंटल हेल्थ के लिए इन्होंने ये किया है वैसे, जोक्स अपार्ट। और उनका यही है कि एक सेहतमंद किस्म का जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके वर्कर्स को, जिससे जो मुलाजमीन है अगर वो कभी इमोशनल फील कर रहे हैं तो उनकी जो इमोशनल नीड्स है उनको केटर किया जा सके, उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी लाई जा सके। हमारे यहाँ तो ऐसी कोई छुट्टी की ज़रूरत मेरे ख्याल में, जो हमारे हालात हैं मुआशी तौर पर भी, सियासी इंतशार आप देखें हमारे यहाँ हर दूसरे रोज़ कोई ना कोई इस तरह की पोलिटिकल एक्टिविटी हो रही होती है जो ज़रूर आम आवाम को हिट करती है, बहुत बुरी तरह से हिट करती है, तो लोग बड़े डिस्टर्ब्ड हैं। तो मेरे ख्याल से इस हिसाब से तो बहुत छुट्टियां बनती हैं, फिर मेरी तो उदास छुट्टियां। प्लीज एबीएन न्यूज़ से दरख्वास्त है, एक उदास छुट्टी दे दे मुझे भी। आपने जब बात की ना चाइना की कि उदास छुट्टी चाइना में होगी, तो मैंने वैसे बैक माइंड पे चल रहा था कि अगर लेट सपोज ये छुट्टी पाकिस्तान की गवर्नमेंट अनाउंस कर दे, एक तो इस पे बहुत बड़ा वावेला हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस भी ले ले, लेकिन जब ये छुट्टी अगर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चली जाए ना, तो सारे के सारे इदारे मंडे को और फ्राइडे को ऑफ हो जाएं, क्योंकि जी आज उदास छुट्टी है, हर बंदे ने अपना मंडे भी इंजॉय करना है, फ्राइडे भी इंजॉय करना है, और फिर काम हमारा हो ट्यूसडे को, वेडनेसडे को और थर्सडे को। सो 3 दिन के लिए हम काम करें और 5 दिन हम उदास छुट्टी के साथ साथ अपना सैंडविच बनाएं तमाम तर जो हमारी छुट्टियों का, और हम इंजॉय करें। तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन इसमें मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा वैसे अगर ये इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो फिर हम देखेंगे कि न्यूज डिपार्टमेंट में भी इसी तरह होगा कि आज फलां उदास था, आज उदास छुट्टी है, और अगले दिन वो आएगा ना, तो अगले दिन वो आएगा तो उससे सारे हमदर्दी भी करेंगे। अच्छा आप उदास थे, अब क्यों उदास थे? कोई घर में प्रॉब्लम था, कोई बेगम का प्रॉब्लम था, कोई बच्चों का प्रॉब्लम था, और ज्यादा उदास हो जाएगा। सरकारी मुलाजमीन भी इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि उन बेचारों की भी एक अलग अपनी किस्म की खपत चल रही होती है उनकी जिंदगी में। जी हाँ, आगे सुना भाई, उदास क्यों थे तुम? उदास क्यों थे तुम? आगे बढ़ते हैं, और उदासी से एक अच्छी खबर है, क्योंकि उदासी वाली भी अच्छी खबर थी कि एक ईरान की एक पेंसिल की दुकान है, ये बड़ी रंगीन दुकान है, और इस दुकान में हज़ारों पेंसिलें ज़ख़ीरा की गई हैं। लेकिन ये उस दुकानदार का कमाल है जिसकी ये हॉबी है कि वो सिर्फ मखसूस पेंसिल को वही दुकानदार तलाश कर सकता है। अगर निमरा या मैं या कोई भी वहाँ पे जाएगा तो वो अपनी पसंद की पेंसिल जब तक दुकानदार उसकी हेल्प नहीं करेगा वो उसको तलाश नहीं कर सकता। और ये मुनफरिद निज़ाम दुकानदार की महारत और दुकान के वसी स्टॉक को उजागर करता है, और दुकान का जो इंतज़ाम है और दुकानदार की महारत है उसे पेंसिल के शौकीन अफराद के लिए एक दिलचस्प मुकाम बना देती है। और पूरी दुनिया में ये जो शॉप है ईरान में मौजूद है, ये बड़ी पॉपुलर है, बहुत वायरल हुई हैं इसकी वीडियोस, और यकीन कीजिए कि जब ये देखता है ना रंग बिरंगी, मजे की लग रही है ना वो क्लिप्स में भी जो हम देख रहे हैं। और इसके अलावा भी पाकिस्तान में इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं मैंने देखा, वैसे दैट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट ओवरऑल भी। पाकिस्तान में भी अगर समझे इस तरह की कोई दुकान सामने आती है, लेकिन हमारे यहाँ शायद शौक की तरफ कम जाते हैं, हाँ उस तरफ जाते हैं, लेकिन कलर्स अट्रैक्ट करते हैं। अगर बच्चों को आपने किसी अच्छे तरीके से पढ़ाना और पेंसिल्स वगैरह, बच्चों को तो वैसे भी बहुत ज्यादा शौक होता है, व्हेन यू आर स्टडीइंग तो बच्चों को शौक हो रहा होता है, तो आप उसके लिए उनको इस कलरफुल शॉप में लेके जा सकते हैं, एंड यू कैन आस्क देम टू गेट देयर फेवरेट पेंसिल्स एंड देन दे कैन वर्क यूजिंग दोज पेंसिल्स। तो वो एक अच्छे तरीके से बच्चों का ना इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। मुख्तलिफ स्टेप्स यूज किए जा सकते हैं, मुख्तलिफ चीजें यूज की जा सकती हैं, सॉरी स्टेप्स लिए जा सकते हैं। बहरहाल अच्छा जी, पेरिस में क्या हो रहा है? पैरा ओलंपिक्स। यप, पेरिस में जारी जी पैरा ओलंपिक्स जो हैं गेम्स में पाकिस्तान के हैदर अली ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया हमारे लिए। जी हाँ, हैदर अली ने आखिरी कोशिश में 52.54 मीटर डोर डिस्कस फेंकी थी, जो कि वो जीते हैं। इससे पहले इनका अगर ताल्लुक बताया जाए तो ये गुजरांवाला से ताल्लुक रखते हैं। हैदर अली ने F37 कैटेगरी के डिस्कस थ्रो इवेंट में ये मेडल अपने नाम किया है। और हैदर अली के हवाले से आपको मजीद बताता चलूँ कि ये काफ़ी अच्छे हमारे एथलीट हैं जो कि टोक्यो गेम्स में इसी डिस्कस थ्रो में 52.26 मीटर के साथ गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। और बहुत सारे लोग निमरा ये पूछेंगे ना कि ओलंपिक्स तो हो गए, अरशद नदीम तो वो हीरो बन गए, गोल्ड मेडल ले आए, तो ये कौन सी ओलंपिक्स चल रही है? तो पैरा ओलंपिक्स ये ओलंपिक्स के बाद होती हैं। हाँ, और ये उन लोगों के लिए होती हैं जो कि डिसेबल होते हैं। डिसेबिलिटी की कोई भी सूरत हो सकती है, किसी का हाथ नहीं होता, किसी की टांग नहीं होती, किसी की बिनाई का मसला है, किसी को बोलने का मसला है, तो वो तमाम
ज़्यादातर लोग यहाँ पे शिरकत करते हैं और इट्स ए वेरी वेरी पॉपुलर इवेंट जो कि बिल्कुल ओलंपिक्स के साथ ही जुड़ा होता है। जिस तरह बीजिंग ओलंपिक्स हुई थी चाइना में, उसके साथ ही पैरा ओलंपिक्स हुई थी, इसी तरह ओलंपिक्स 2024 की जो पेरिस में हुई है उसके साथ ही पैरा ओलंपिक्स यस बिल्कुल ऐसा ही है। ये थी जी हमारी आज की कुछ शॉर्ट स्टोरीज जो हमने इस वक्त आपके साथ शेयर की हैं। पाकिस्तान में सियासी तौर पे भी बहुत हलचल मची हुई है और वो हलचल क्या है उस पर इन डिटेल बात होती है इस ब्रेक के बाद।